Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 23rd August 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Next, after instructing a primi gravida about the functions of placenta, the nurse determined that the client needs additional teaching when she says which of the following hormone is produced by placenta. इनमें से पेशेंट द्वारा किस हार्मोन का सिक्रीशन प्लेसेंटा से बताए जाने के बाद एज अ नर्स आप ये मानेंगे कि अभी पेशेंट का नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, इसे और समझाने की आवश्यकता है। ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा सिक्रीट नहीं होता है, और अगर ये बात क्लाइंट कहता है तो अभी उसका नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, हमें इसे और सिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, after establishing unresponsiveness and assessing ineffective breathing, compression begins. आपने किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट को फाइंड किया और उसके अंदर ब्रीथिंग नहीं थी, हार्ट रेट नहीं थी, इन सब चीज़ों का असेसमेंट किया। अब इस सिचुएशन में आप किस प्रकार से कंप्रेशन करेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, एट द रेशियो ऑफ 15 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ्स, 15 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद 2 ब्रीथ्स देंगे। ऑप्शन बी, एट द रेशियो ऑफ 30 कंप्रेशन टू 1 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन देंगे और 1 ब्रीथ देंगे। ऑप्शन सी, एट द रेट ऑफ एट लीस्ट 100 पर मिनट इंटरप्टेड बाय पॉज फॉर वेंटिलेशन, हम 100 कंप्रेशंस पर मिनट की रेट से चेस्ट कंप्रेशन डिलीवर करेंगे और बीच में वेंटिलेशन के लिए पॉज लेंगे। ऑप्शन डी, एट अ रेट ऑफ एट लीस्ट 100 पर मिनट कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन ऑफ वेंटिलेशन, हम 100 कंप्रेशंस पर मिनट की रेट से चेस्ट कंप्रेस करेंगे और वेंटिलेशन के लिए नहीं रुकेंगे। Important for upcoming AIMS NORCET exam. Correct answer is option C. जब भी हम क्लाइंट के अंदर CPR करते हैं तो जो चेस्ट कंप्रेशन होता है वो 100 से 120 ब्रीथ्स 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट की रेट से हमें करना होता है, तभी इफ़ेक्टिव CPR माना जाता है। और जब हम चेस्ट कंप्रेशंस कर रहे होते हैं तो बीच में हमें वेंटिलेशन के लिए पॉज लेना होता है। दिस इज़ द राइट वे टू गिव CPR. Next question is, टोकोलाइटिक्स एक्ट ऑन द यूट्रस टू प्रोड्यूस। टोकोलाइटिक ग्रुप की जो मेडिसिन होती हैं वो यूट्रस पर एक्ट करके क्या प्रोड्यूस करवाती हैं। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन बी कॉन्स्ट्रिक्शंस, ऑप्शन सी रिलैक्सेशन, ऑप्शन डी रिट्रैक्शन। This question is important for upcoming AIMS NORCET exam. जब भी किसी प्रेग्नेंट वुमेन को आप टोकोलाइटिक ग्रुप की मेडिसिन देते हैं तो ये मेडिसिन यूट्रस पर जाकर अपना इफेक्ट करती हैं और यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उन्हें स्लो डाउन कर देती है, यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, जिससे जो लेबर है वो तुरंत नहीं होता, लेबर का समय बढ़ जाता है।
लेबर के दौरान यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं जिससे बच्चा डिलीवर होता है, और अगर आप इस दौरान टोकोलाइटिक ग्रुप की मेडिसिन दे दें तो वुमेन में ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं ये स्लो डाउन हो जाएंगे या रुक जाएंगे, जिससे जो बच्चे का जन्म का समय है वो आगे बढ़ जाएगा। तो टोकोलाइटिक मेडिसिन आर यूज टू रिलैक्स यूट्रस टू डिले द लेबर। नेक्स्ट, one of the following is a risk of keeping high PEEP। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है और आपने वेंटिलेटर में हाई पीप रखी हुई है तो पेशेंट में कौन सी कंडीशन होने का रिस्क बढ़ जाएगा? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया। पीप का फुल फॉर्म चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पीप का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, यानी जब क्लाइंट लंग्स के अंदर से सारी एयर को बाहर निकाल देता है तो लंग्स की एल्वियोलाइज कोलैप्स ना हो जाएं, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर वहाँ बचता है, इसे पीप कहा जाता है। और अगर आप लगातार हाई पीप वेंटिलेटर पर सेट कर देते हैं तो इससे पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन डेवलप होने की संभावना रहती है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है। होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि पीप क्या है। अब मान लीजिए आपने पीप को हाई रखा, लंबे समय तक रखा, तो क्या होगा? पेशेंट के लंग्स के अंदर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर है आफ्टर एक्सपायरेशन वो ज़्यादा बचने लगेगी, और ज़्यादा एयर अगर एल्वियोलाइज के अंदर पहले से मौजूद है तो गैसियस एक्सचेंज के दौरान कम एयर एल्वियोलाइज में आएगी और कम ही एयर यहाँ से निकलेगी। तो प्रॉपर बॉडी का ऑक्सीजनेशन नहीं, प्रॉपर एयर का ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा, और इस सिचुएशन में क्या होगा? जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाएगा और धीरे धीरे कार्डियक आउटपुट कम होने लगेगा और क्लाइंट के अंदर हाइपोटेंशन कंडीशन हो जाएगी। सिंपली चीज़ याद रखिएगा, अगर आप हाई पीप रखते हैं तो इससे पेशेंट का जो वीनस रिटर्न है यानी बॉडी से ब्लड जो हार्ट तक पहुंच रहा था, लंग्स तक जा रहा था, उसकी मात्रा कम हो जाती है, और इसकी मात्रा कम होने की वजह से कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है और फाइनली पेशेंट के अंदर लो ब्लड प्रेशर जैसी फाइंडिंग डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, which among the following is not a first line drug for the treatment of tuberculosis? इनमें से कौन सी मेडिसिन टीबी के ट्रीटमेंट में काम आने वाली फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर रिफैम्पिसिन, ऑप्शन बी एथियोनेमाइड, ऑप्शन सी आइसोनियाजिड, ऑप्शन डी इथाम्ब्यूटॉल। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया से टीबी डिजीज़ होता है और इसके लिए हम मल्टी एंटीबॉडीज़ का एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन सी ड्रग इन सभी मेडिसिन्स की फर्स्ट लाइन मेडिसिन में इंक्लूड नहीं की जाती? ऑप्शन बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एथी एथियोनेमाइड जो है सेकेंड लाइन ड्रग मानी जाती है टीबी ट्रीटमेंट में। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायरेजिनेमाइड, इन सभी मेडिसिन को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन गुलियन-बेयर सिंड्रोम। गुलियन-बेयर सिंड्रोम में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होता है? ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीथिंग पैटर्न, ऑप्शन बी
न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी appropriate positioning, option D early mobility। इस क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले जान लेते हैं कि गुलियन बेयर सिंड्रोम होता क्या है। गुलियन बेयर सिंड्रोम एक ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक करके उसे डैमेज कर देता है, और इस डैमेज की वजह से जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, और इसकी वजह से मसल वीकनेस और पैरालिसिस जैसी कंडीशन डेवलप होने लगती है। गुलियन बेयर सिंड्रोम में मसल वीकनेस या पैरालिसिस की शुरुआत बॉडी के नीचे वाले हिस्सों यानी पैरों से होती है, जो कि पैरों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और आखिरी में पूरी बॉडी ही कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाती है। जीबीएस के इस विशेष पैरालिसिस वाले फीचर की वजह से इसे हम असेंडिंग लिम्ब पैरालिसिस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें पैरालिसिस की शुरुआत नीचे से होती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और क्यों पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करता है। तो इसका कारण सिंपली ये है कि जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन बाय मिस्टेक हमारा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया या वायरस को आइडेंटिफाई करने की बजाय अपने ही नर्व सेल्स को फॉरेन बॉडी मान लेता है, बैक्टीरिया वायरस मान लेता है और उसी पर अटैक कर देता है, जिससे वो डैमेज हो जाते हैं और ये गुलियन बेयर सिंड्रोम जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब इस क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं वापस से। देखिएगा, जब किसी क्लाइंट को गुलियन बेयर सिंड्रोम होता है तो उसके अंदर पैरालिसिस की शुरुआत पैरों से होने लगती है। इस चीज़ पर गौर करिएगा, यहीं से आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट को गुलियन बेयर सिंड्रोम हो रखा है, तो इस पेशेंट के सबसे पहले जो पैरालिसिस है वो पैरों से शुरू होगा। धीरे 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 उसके दोनों पैर हैं वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे। फिर ये पैरालिसिस ऊपर बढ़ेगा तो इसका जो एब्डोमेन वाला एरिया है यहाँ पर पैरालिसिस होने लगेगा। फिर उसका जो डायफ्राम है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, और जैसे ही डायफ्राम पैरालाइज होगा तो क्लाइंट के जो लंग्स हैं उन्हें फैलने के लिए पूरा स्पेस नहीं मिलेगा, क्लाइंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। और धीरे धीरे ये पैरालिसिस जब डायफ्राम को क्रॉस करके ऊपर पहुंचेगा, इंटरकोस्टल मसल्स को प्रभावित करेगा, तो क्लाइंट के फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, यानी वो सांस नहीं ले पाएगा, लंग्स का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन प्रोसेस नहीं होगा और फिर क्लाइंट की डेथ होने लगेगी। तो ऐसा कोई भी पेशेंट जिसे गुलियन बेयर सिंड्रोम जैसी कंडीशन है, तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात रहेगी कि उसके एयरवे ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना, क्योंकि जीबीएस के अंदर पैरालिसिस कंडीशन की वजह से फेफड़े भी प्रभावित होते हैं, लंग्स भी प्रभावित होते हैं, वो अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाते। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोन इन द ह्यूमन इज कॉल्ड ब्यूटी बोन। इनमें से किस बोन को ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है? स्टर्नम, क्लेविकल, मैक्सिला या फिब्यूला। ये जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है और इस फीमेल के अंदर इस जगह पर ब्यूटी बोन पाई जाती है, शोल्डर एरिया के अंदर। इस बोन का नाम आपको बताना है। यस एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड क्लेविकल। क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर endotracheal tube intubation, breath sounds are not audible. Based on this finding, which finding may have most likely? आपने किसी पेशेंट को इंट्यूबेट किया, यानी कि उसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई। अब जब आप इस पेशेंट का ब्रीथ साउंड सुन रहे थे तो आपको ब्रीथ साउंड सुनाई नहीं देते हैं। पेशेंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाने के बाद ब्रीथ साउंड्स का ना सुनाई देना, इनमें से
किस वजह से हो रहा है? ऑप्शंस आर इंट्यूबेटेड द राइट मेन स्टेम ब्रोंकस, आपने ट्यूब को राइट मेन स्टेम ब्रोंकस के अंदर डाल दिया है। ऑप्शन बी इंट्यूबेटेड लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस, आपने ट्यूब को लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस में इंसर्ट कर दिया है। ऑप्शन सी इंट्यूबेटेड द ईसोफेगस, आपने ट्यूब को ईसोफेगस में डाल दिया है। ऑप्शन डी वेस्ट द ट्यूब अगेंस्ट कैरिना, आपने ट्यूब को कैरिना के अगेंस्ट रखा है। देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो वहाँ पर हम उसे एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाकर वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं। ये मान लीजिए आपका पेशेंट है और ये इसके लंग्स हैं। जब भी एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई जाती है तो इसे माउथ से इंसर्ट करके उसके कैरिना तक पहुंचाया जाता है। कैरिना वह स्ट्रक्चर है, वह पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जहां से जो आपकी ट्रैकिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, ब्रोंकस में डिवाइड होती है। अगर आपकी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये इस कैरिना से थोड़ा ऊपर मौजूद है तो ये बिल्कुल इसकी राइट लोकेशन है, क्योंकि इस सिचुएशन में जब आप यहाँ वेंटिलेटर से एयर भेजेंगे तो आधी एयर तो पेशेंट के लेफ्ट एरिया के लेफ्ट लंग में जाएगी और आधी राइट लंग में जाएगी, जिससे क्लाइंट का जो प्रॉपर रेस्पिरेशन है वो चलता रहेगा। और यहाँ पर आपको उस दोनों लंग्स के अंदर अस्कल्टेट करने पर लंग साउंड भी सुनाई देंगे, ब्रीथ साउंड भी सुनाई देंगे। लेकिन अगर आपने ट्यूब को गलती से थोड़ा ज़्यादा इंसर्ट कर दिया तो वो हो सकता है लेफ्ट लंग के अंदर चली जाए या हो सकता है राइट लंग के अंदर चली जाए, तो फिर जिस लंग के अंदर ट्यूब होगी उसी जगह पर एयर जाएगी और वहीं से ब्रीथ साउंड सुनाई देंगे, और जो दूसरा वाला लंग है उसके अंदर जाकर आपको ब्रीथ साउंड सुनाई नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए इंट्यूबेशन के दौरान आपने सही तरीके से ट्यूब को इंसर्ट नहीं किया तो ये ट्यूब हो सकती है ट्रैकिया में ना जाकर ये ईसोफेगस के अंदर चली जाए, और जब ट्यूब ईसोफेगस के अंदर चली जाएगी तो ये जो एयर इस वेंटिलेटर के थ्रू इस ट्यूब से हम डिलीवर करेंगे वो सारी की सारी एयर क्लाइंट के स्टमक एरिया के अंदर जाएगी, और हमें क्लाइंट के लंग्स एरिया से कोई भी ब्रीथ साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। अगर आपने किसी क्लाइंट को इंट्यूबेट किया है और इंट्यूबेशन के बाद आप उसमें लंग्स का साउंड नहीं सुन पा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है जो एंडोट्रेकियल ट्यूब आपने डाली है वो क्लाइंट के लंग्स में ना जाकर ईसोफेगस में चली गई है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट लिंक्टस, लिंक्टस के बारे में कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, कफ रेमेडीज आर अवेलेबल एज लिंक्टस, कफ के लिए खांसी के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो लिंक्टस कहलाता है। ऑप्शन बी, मे हैव ग्लिसरीन एज अ व्हीकल, इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल हो सकता है। आर स्वीट विस्कस लिक्विड, ये मीठे गाढ़े तरल होते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। लिंक्टस जो है कफ को कंट्रोल करने वाली रेमेडी है, दवा है। इसमें ग्लिसरीन इसका बेस बनाता है, मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए एज अ व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है। ये मीठे गाढ़े लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं लिंक्टस के लिए। नेक्स्ट, इफ स्टेराइल गॉज falls to the ground and hits the front of the surgeon's gown on the way down, what does the nurse do to ensure proper infection control? अगर आप किसी सर्जन को असिस्ट करा रहे थे और अचानक आपसे एक स्टेराइल गॉज नीचे गिर जाता है, और जब ये स्टेराइल गॉज नीचे गिर रहा था तो सर्जन के गाउन के फ्रंट एरिया को टच करते हुए नीचे गिरता है, इस सिचुएशन में इन्फेक्शन कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा क्या स्टेप यूज किया जाएगा?
ऑप्शन ए हेल्प्स द सर्जन चेंज द गाउन, हम सर्जन का गाउन चेंज करने में मदद करेंगे। ऑप्शन बी पिक द गॉज अप विथ पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स, हम स्टेराइल ग्लव्स की मदद से गॉज को उठा लेंगे। ऑप्शन सी पिक द गॉज अप विदाउट टचिंग द सर्जन, हम गॉज को उठाएंगे बिना सर्जन को टच किए। ऑप्शन डी स्प्रे अ एंटी माइक्रोबियल ऑन सर्जन्स गाउन, हम सर्जन के गाउन पर एंटी माइक्रोबियल स्प्रे करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर असिस्ट के दौरान, सर्जरी असिस्ट के दौरान आपसे कोई गॉज सर्जन के ग्राउंड के फ्रंट साइड को टच करते हुए नीचे गिर जाए तो आप उसे दोबारा उठाएंगे बिना सर्जन को टच किए। दिस इज द करेक्ट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिगॉक्सिन इज अ, डिगॉक्सिन ड्रग जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट या फिर एंटी एंजाइना ड्रग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। डिगॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप की मेडिसिन है जो कि हार्ट फेलियर्स के अंदर पेशेंट्स को दी जाती है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ये ड्रग हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाती है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और बॉडी में जो ऑक्सीजन की नीड है, न्यूट्रिएंट्स की नीड है, ब्लड परफ्यूजन है ऑर्गन्स का, वो सब बेहतर होने लगते हैं। याद रखिएगा डिगॉक्सिन ड्रग कभी भी आप ब्रेडिकार्डिया की स्टेट में नहीं दे सकते, क्योंकि डिगॉक्सिन ड्रग कॉन्ट्रैक्शंस को तो पावरफुल बनाती है हार्ट के, लेकिन जो हार्ट रेट है उसे स्लो डाउन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, स्किन पिगमेंट या फिर विटामिन? हीमोग्लोबिन, जिसे आप शॉर्ट में ज़्यादातर एचपी ही बोलते हैं, ये आपकी जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, इनके ऊपर पाए जाने वाली छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। और यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। दिस इज़ द एचपी। तो हम इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। आरबीसी की सरफेस पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और एक हीमोग्लोबिन जो है एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, यानी एक एचपी से 4 ऑक्सीजन जुड़ती है और इसे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये एक्ट करता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीरापामिल इज, वीरापामिल क्या है? बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। वीरापामिल एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन और कुछ विशेष प्रकार की कार्डियक रिदम डिस्टरबेंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, a client with history of dysarrhythmias is to wear a Holter monitor for 24 hours on an outpatient basis. What should the nurse teach the client to do while wearing the monitor? आप किसी पेशेंट को आउट पेशेंट बेसिस पे 24 घंटे के लिए हॉल्टर मॉनिटर पहनने को कहते हैं,
ताकि इस पेशेंट के हार्ट रिदम्स को ट्रैक किया जाए। अब जब आप इस क्लाइंट को हॉल्टर मॉनिटर पहनने के लिए बताते हैं, तो टीचिंग के दौरान इनमें से आप कौन सा पॉइंट इंक्लूड करेंगे, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए, डिसकंटिन्यू मेडिकेशन। ऑप्शन बी, अवॉइड यूजिंग माइक्रोवेव ओवन। ऑप्शन सी, कीप अ रिटन अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज। ऑप्शन डी, रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर पीरियोडिकली। देखिएगा, जब किसी पेशेंट को हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए हॉस्पिटल जाकर ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, और पेशेंट में हार्ट की कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक बार ईसीजी से हम डिजीज कंडीशन को डायग्नोस नहीं कर पाते, हमें मल्टीपल ईसीजी करवाना होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हॉल्टर मॉनिटरिंग करने की एडवाइस देते हैं। पेशेंट को हॉल्टर मॉनिटर पहनाया जाता है। हॉल्टर मॉनिटर वह डिवाइस है जो कि पेशेंट के चेस्ट पर लगा देने के बाद 24 घंटे तक लगातार पेशेंट के हार्ट की ईसीजी को रिकॉर्ड करता रहता है। हॉल्टर मॉनिटर वह डिवाइस है जिसे क्लाइंट को अगर पहना दिया जाए, चेस्ट पर लगा दिया जाए, तो ये पेशेंट के पूरे 24 घंटे लगातार ईसीजी को रिकॉर्ड करता है। ये चीज हॉल्टर मॉनिटरिंग के रूप में जानी जाती है। अब इसका पर्पस क्लियर हो गया। अब आप इस इक्विपमेंट के साथ कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे जो जरूरी है, यह आप बताइए। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। जब हम पेशेंट को हॉल्टर मॉनिटर पहनाते हैं, तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अपने डे टू डे लाइफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी वर्क है, उसे बिना किसी रुकावट के करते रहें। आपकी हर एक्टिविटी के साथ हॉल्टर मॉनिटर आपके हार्ट को भी मॉनिटर करेगा, हार्ट की लगातार ईसीजी रिकॉर्ड करेगा, और जिस एक्टिविटी को करने के बाद आपको लगे कि आपके हार्ट में एबनॉर्मल रिदम्स जनरेट हुई हैं, तो उस टाइम को, उस एक्टिविटी को, और आपको कैसा महसूस हो रहा था, इन तीनों चीज़ों को अपने पास एक कॉपी और पेन रखें, उसके अंदर नोट डाउन कर लें। क्योंकि अगर आपने जिस एक्टिविटी को करने के बाद एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स को फील किया, इसे आप लिखकर डॉक्टर से नेक्स्ट डे देंगे, तो जब वो 24 आवर्स की ईसीजी स्टडी कर रहे होंगे, तो उन टाइम पीरियड्स पर पर्टिकुलर कैसा ईसीजी आया है, इस चीज़ को रीड करके एग्जैक्ट आपकी कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसलिए हम हॉल्टर मॉनिटर यूज़ करने वाले सभी पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपने साथ सभी एक्टिविटीज़ को लिख कर रखें। ये आपके डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर्स। अगर कोई बच्चा अपने ही बालों को खींचकर उखाड़ रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है। इमिप्रामिन, एक्रोफोबिया, ओलेंजेपाइन, या फिर ट्राइकोटिलोमेनिया। Pulling out own hairs by the children, condition known as trichotillomania. ओलेंजेपाइन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है सेकंड जनरेशन की। एक्रोफोबिया हाइट से इरेशनल फियर है। और इमिप्रामिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with which sign and symptom is a candidate for artificial respiration। इन चारों में से किसी पेशेंट में कौन सा साइन एंड सिम्टम होने पर आप उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे। ऑप्शन ए, नो हार्ट बीट और मेजरेबल रेस्पिरेशन।
ऑप्शन बी barely discernible respiration and weak carotid pulse. Option C absence of spontaneous ventilation and tachycardia. Option D shallow gasping and apical heart rate of 48. इनमें से किस साइन एंड सिम्टम के होने पर आप क्लाइंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एम्बू बैग से हो, माउथ टू माउथ हो या फिर वेंटिलेटर के थ्रू हो? वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर हार्ट बीट नहीं है और ना ही मीजरेबल रेस्पिरेशन है, यानी कि ना तो रेस्पिरेशन है उसमें, ना हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, तो ऐसे पेशेंट को हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन खाली ना देकर उसे चेस्ट कंप्रेशन भी देंगे, यानी कि उसे कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को आप अनकॉन्शियस पाते हैं और ना ही उसमें हार्ट बीट है, ना ही रेस्पिरेशन है, तो इस पेशेंट को आप खाली आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नहीं देंगे, उसे चेस्ट कंप्रेशन की भी आवश्यकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और इस पेशेंट के लिए आपको सीपीआर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि अगर पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का पूछा जा रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन तो एब्सेंट होगा, लेकिन उसकी जो हार्ट रेट है, पल्स है, वो पाई जाएगी। यानी कि पेशेंट का हार्ट तो काम कर रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ रेस्पिरेशन एब्सेंट हुआ है, तब हम उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। ऑप्शन बी के अंदर कहा जा रहा है बेयरली डिस्क्रिनेबल रेस्पिरेशन एंड वीक कैरोटिड पल्स। पेशेंट में यदि बहुत ही धीमा रेस्पिरेशन है और बहुत ही धीमी कैरोटिड पल्स आ रही है, तो आप इसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन एंड टैकीकार्डिया लिखा है, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन का अभाव है, यानी क्लाइंट की जो नेचुरल ब्रीथिंग है। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन को आप इस प्रकार से याद कर लें, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन मीन्स नेचुरल ब्रीथिंग, या फिर आप इसे नेचुरल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। अगर क्लाइंट में नेचुरल रेस्पिरेशन एब्सेंट है और उसका हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है, उसमें टैकीकार्डिया हो रहा है, तो यस, आप इस पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, इसे वेंटिलेटर का सपोर्ट देंगे। ऑप्शन डी में ऑप्शन था शैलो गैस्पिंग एंड एपिकल हार्ट रेट 48। शैलो गैस्पिंग यानी पेशेंट अभी सांस तो ले रहा है और उसकी एपिकल हार्ट रेट 48 आ रही है, तो हम यहाँ पर भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सिंपल सी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उन क्लाइंट्स को दिया जाता है जिनके अंदर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एब्सेंट हो। और अगर पेशेंट में स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग भी एब्सेंट है और हार्ट रेट भी एब्सेंट है, तो आप इस पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नहीं देंगे, क्योंकि खाली रेस्पिरेशन देने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर हार्ट की एक्टिविटी भी करवानी ज़रूरी है, तो वहाँ पर सीपीआर करवाया जाएगा। नेक्स्ट, द रिकमेंडेड दैट to identify cardiac arrest in an unresponsive victim with no breathing, a healthcare provider should check a pulse for no more than। अगर किसी क्लाइंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसमें ब्रीथिंग भी नहीं है, तो एज अ रेस्क्यूअर आप जब उसे हेल्प करने पहुंचेंगे, तो आप कितने सेकंड से ज़्यादा उसकी पल्स का असेसमेंट नहीं करेंगे? 25 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स।
एक कोई आपको अनरिस्पॉन्सिव पर्सन मिलता है, उसमें आप जाकर रेस्पिरेशन चेक करते हैं तो कोई रेस्पिरेशन नहीं है, पल्स रेट जब चेक करते हैं तो उसमें कोई पल्स नहीं है। आप जब पल्स का इस सिचुएशन में असेसमेंट कर रहे होंगे तो कितने से ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे? ऑप्शन बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हम यहाँ पर इस पर्सन में 10 सेकंड से ज़्यादा पल्स का असेसमेंट नहीं करेंगे, तुरंत सीपीआर शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा आप पल्स असेसमेंट में समय लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा पेशेंट को बचा पाने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन अ फायर अकर्स इन पेशेंट्स रूम, व्हाट वुड बी द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी? हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान किसी पेशेंट के रूम में आग लगने पर एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रेस्क्यू द पेशेंट। ऑप्शन बी, extinguish the fire। ऑप्शन सी, sound the alarm। ऑप्शन डी, run for help। प्रीवियस एग्जाम्स में फायर सेफ्टी से कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये टॉपिक आप ज़रूर कंसीडर करें, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अगर किसी जगह पर किसी हॉस्पिटल में अचानक आग लग जाती है, फायर हो जाता है, तो इस सिचुएशन में नर्सेस के लिए क्या प्रायोरिटी होती है? अगर आपने इस मिनेमोनिक को याद कर लिया तो आपके यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है कभी गलत नहीं होने वाले। आपको फायर के दौरान नर्सेस की क्या प्रायोरिटी होती है उसे याद रखने के लिए सिंपल एक वर्ड याद रखना है, RACE। जब भी हॉस्पिटल में आग लग जाए तो आपको रेस लगानी है। क्या करना है? रेस लगानी है। अब इसके अंदर RACE जो आपने लिखा है, इसमें क्या क्या मतलब होता है इसका, ये देखिए। सबसे पहले है रेस्क्यू द पेशेंट। आपको आग लगते ही सबसे पहले अपने पेशेंट को उस जगह से निकालना है जहां पर आग लगी है। उसके बाद में आपको एक्टिवेट अलार्म, आपको फिर अलार्म एक्टिवेट कर देना है। फिर उसके बाद में आपको सी से है कन्फाइन द फायर। कन्फाइन द फायर, या फिर इसे आप लिमिट भी कह सकते हैं, LIMIT, लिमिट। लिमिट द फायर भी आप इसे कह सकते हैं। और फाइनली ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विश फायर। यानी जैसे ही हॉस्पिटल में आग लगेगी तो नर्सिंग प्रायोरिटी आपसे अगर पूछी जाए तो आप कहेंगे हमें सबसे पहले जिस जगह पर आग लगी है वहाँ कोई पेशेंट तो नहीं है, इस बात को जाकर चेक करना है, और अगर पेशेंट है तो तुरंत पेशेंट को वहाँ से बाहर लेकर निकलना है। उसके बाद जब पेशेंट को बाहर निकाल लिया जाए तो उसके बाद हमें अलार्म एक्टिवेट कर देना है कि हॉस्पिटल में आग लगी है, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी मदद के लिए पहुंच पाएंगे। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि हमें कन्फाइन करना है फायर को, यानी फायर को लिमिट करना है। जिस जगह पर आग लगी है उस जगह से आग दूसरे हॉस्पिटल के रूम्स में, वार्ड्स में ना फैले, इसके लिए उस एरिया को सेपरेट कर देना है ताकि आग वहीं तक लिमिटेड रहे, आगे ना फैले। और चौथी चीज़ हमें करनी है एक्सटिंग्विश द फायर। फायर एक्सटिंग्विशर जो आते हैं, जो रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं, उनमें आपको उनका इस्तेमाल करते हुए आपको आग को बुझाना है। इन सिलेंडर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसे जैसे ही आप फायर सोर्स के ऊपर पिन निकालने के बाद में थ्रो करते हैं आग बुझ जाती है। इसके बारे में भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ किया जाता है इसके बारे में मिनेमोनिक है, ट्रिक है, इसे आप यूज़ करिएगा। इसके लिए आपको वर्ड याद रखना है PASS, PASS।
ये वर्ड यहाँ पर आपको याद रखना है। सबसे पहले जब आप आग बुझाने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर यूज़ करेंगे, जो रेड कलर का होता है, उस पे ब्लैक कलर का हैंडल होता है, उसमें सबसे पहले आपको पिन को निकाल देना है, पुल द पिन। सेकंड नंबर पर आपको एम एट द बेस ऑफ फायर। थर्ड नंबर पर आपको स्क्वीज द हैंडल। और फोर्थ नंबर पर आपको स्वीप साइड टू साइड, ये फॉलो करना है। जैसे ही आपने फायर एक्सटिंग्विश को अपने हाथ में उठाया, आप सबसे पहले उसमें लगी पिन को पुल कर देंगे, पिन को खींचकर निकाल देंगे। अब ये डिवाइस यूज़ करने के लिए रेडी है। अब आपको जिस जगह आग लगी है उसके बेस में यानी उसके नीचे वाले भाग पे इस फायर एक्सटिंग्विश को टारगेट करना है। उसके बाद में हैंडल को स्क्वीज करना है यानी दबाना है। जैसे ही आप इसे दबाएंगे, इससे CO2 गैस निकलेगी और फिर इसे जिस जगह आग लगी है साइड टू साइड मूव करतेंगे करेंगे, तो ऐसा करने से जो फायर है वो बुझ जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमारी प्रायोरिटी होती है सबसे पहले पेशेंट को बचाना, आर फॉर रेस्क्यू द पेशेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के अंदर ही ये चीज़ लिखी हुई है। हम सबसे पहले आग लगने पर पेशेंट को उस जगह से बाहर निकालेंगे, उसको रेस्क्यू करेंगे। होपफुली अब आप ये चीज़ भूलेंगे नहीं। एक चीज़ आप चाहें तो यहाँ और नोट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जब कोई भी डेंजरस इवेंट हो जाता है, कोई भी डेंजरस बड़ी सिचुएशन होती है, तो हम हर पर्सन को इन्फॉर्म करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में कुछ अलार्म्स होते हैं, कुछ कोड होते हैं, उन्हें एक्टिवेट किया जाता है। आप सभी ने मोस्ट कॉमनली कोड ब्लू के बारे में सुना होगा। अगर हॉस्पिटल में कोड ब्लू एक्टिवेट है तो इसका मतलब है किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, ये इसका मतलब होता है। और अगर हॉस्पिटल के अंदर आग लग जाए, फायर हो जाए, तो फायर का जो कोड होता है उसे हम कोड रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड रेड। यानी कि कोड रेड अगर हॉस्पिटल में एक्टिवेट कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में आग लगी है, फायर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ESR मीन्स। ESR का क्या फुल फॉर्म होता है? चूज योर आंसर्स वाइजली। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ESR का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे मेल के अंदर जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो अराउंड 3 to 7 mm होता है इन 1 आवर। इन 1 आवर। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल में ये 5 to 9 mm इन 1 आवर होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इन्फेंट्स के अंदर, तो इन्फेंट्स के अंदर यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये होता है 0 से 2 mm के बीच में। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब होता है कि हमारे शरीर में इरिथ्रोसाइट किस रेट से नीचे सेडिमेंट हो रही है, और इसके द्वारा हम डिजीज़ के प्रोग्नोसिस को डिसाइड करने और साथ में बॉडी में इन्फ्लामेशन तो नहीं, इस चीज़ को पता करने के लिए टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट फॉर हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड। इनमें से हाइपर सेंसिटिविटी को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? पैच टेस्ट, पोस्ट कॉइटल टेस्ट, पैट्रिक्स टेस्ट, या इनमें से कोई नहीं?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पैच टेस्ट। पैच टेस्ट को हम एलर्जिक रिएक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर में किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी तो नहीं, इस चीज़ को पता करता है। अगर हमें पता है कि भई हमें इस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो हम उस सब्सटेंस को स्किन के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं एज़ अ पैच इन स्मॉल अमाउंट, और अगर उससे हमारे स्किन पर किसी प्रकार की रिएक्शन होती है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा। नेक्स्ट, if administer solution, movement of fluid from plasma to intracellular space, इनमें से किस सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर करने की वजह से जो प्लाज्मा है वो सेल्स के अंदर शिफ्ट होने लगता है? ऑप्शंस आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन डी ये सभी। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की। जैसे मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के चारों तरफ बहुत सारी सेल्स मौजूद हैं। अब ये इन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर आप इस पेशेंट को आइसोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, तो इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद सेल्स में या सेल्स के आसपास कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बॉडी के फ्लूइड टोनिसिटी के इक्वल होते हैं, तो ये सीधे ब्लड वेसल में ब्लड के साथ फ्लो होने लगेंगे और जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड की मात्रा है उसे बस बढ़ाएंगे और कोई चेंज डेवलप यहाँ पर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के सॉल्यूशन की, जिसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे ही आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर करेंगे, तो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो टोनिसिटी है वो बॉडी फ्लूइड की टोनिसिटी की तुलना में थोड़ा कम है। तो जैसे ही फ्लूइड आप यहाँ पर इस हाइपरटोनिक फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे, तो कम टोनिसिटी होने की वजह से ये फ्लूइड ब्लड वेसल से निकलकर सेल के अंदर शिफ्ट होने लगेगा और यहाँ पर सेल का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। तो याद रखिएगा, अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, तो इसकी वजह से सेल्स के अंदर प्लाज्मा का माइग्रेशन बढ़ जाता है और सेल का साइज बढ़ने लगता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या करेंगे? सेल का साइज बढ़ाएंगे। और यही चीज आपको इस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसे एडमिनिस्टर करने के बाद जो प्लाज्मा है वो सेल्स के अंदर मूव कर जाता है। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सही आंसर माना जाएगा। इसके ऑपोजिट काम करने वाला लिक्विड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे ही मान लीजिए आपने क्लाइंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया, तो जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बॉडी के अंदर पहुंचेगा, ब्लड वेसल में पहुंचेगा, हाई टोनिसिटी होने की वजह से सेल्स के अंदर जो मौजूद लिक्विड कंटेंट है, सेल का जो फ्लूइड यहाँ पर मौजूद था, वो सेल से निकलकर ब्लड वेसल्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और ब्लड वेसल के अंदर मौजूद लिक्विड या फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी और जो सेल्स हैं वो श्रिंक होने लग जाएंगी, सेल्स सिकुड़ने लगेंगी ड्यू टू द लेस कंटेंट अवेलेबल इनटू द सेल। होपफुली अब आप भूलेंगे नहीं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब भी डालेंगे तो सेल का साइज बढ़ेगा, प्लाज्मा सेल्स के अंदर शिफ्ट होगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब भी देंगे तो सेल्स का फ्लूइड भी ब्लड वेसल में प्लाज्मा में मिक्स हो जाएगा और सेल्स का साइज छोटा होने लगेगा। नेक्स्ट, the nurse is assigned to care for an older client who has bilateral cataracts। ये आपके सामने एम्स नॉरसेट के लिए स्पेशल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सिनेरियो क्या है? आप हॉस्पिटल ड्यूटी पर हैं और आपके पास एक ओल्ड पेशेंट है, आप उसकी केयर कर रहे हैं जिसे बाईलैटरल कैटरेक्ट है।
यानी उसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, दोनों आंखों में उसके कैटरेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या है ये समझिए। When the nurse reviews the client's health history, which symptom is directly related to the development of cataracts? इस कैटरेक्ट वाले पेशेंट में कौन सा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, इस पेशेंट में धीरे धीरे विजन लॉस होने लगता है। ऑप्शन बी, फीलिंग ऑफ फुलनेस विद इन द आई, इस पेशेंट की आंखों में हमेशा फुलनेस फील होती है। ऑप्शन सी, ऑक्यूलर पेन और डिस्कम्फर्ट, उसे आंखों में दर्द और डिस्कम्फर्ट रहता है। ऑप्शन डी, फ्लैशेस ऑफ लाइट, उसे हमेशा फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाई देता है, महसूस होता है। यस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण है कैटरेक्ट, और कैटरेक्ट के अंदर ओपेसिटी ऑफ लेंस हो जाता है, जिससे क्लाइंट देख नहीं पाता। यही चीज कैटरेक्ट है। तो यहाँ पर कैटरेक्ट होने पर धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी कि लॉस ऑफ विजन कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse is caring for a client with diagnosis of pemphigus vulgaris. On assessment of client, the nurse should look which sign characteristic of this condition. Pemphigus vulgaris कंडीशन में कौन सा साइन देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। टर्नर साइन, चॉस्टिक साइन, निकोल्स्काई साइन या फिर ट्रोसेसु साइन। पेम्पिगस वल्गैरिस एक बहुत ही रेयर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें पेशेंट की बॉडी के ऊपर आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं। इसे हम बुल्ले के नाम से जानते हैं। ब्लिस्टर कह दीजिए या फिर बुले कह दीजिए। पेम्पिगस वल्गैरिस एक रेयर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें पेशेंट के फेस, बैक, चेस्ट, अम्बिलिकस एरिया पर ब्लिस्टर्स बनते हैं, बुलेस बनते हैं। और इस कंडीशन के होने पर पेशेंट में आपको निकोल्स का साइन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, पेम्फिगस वल्गैरिस कंडीशन में आपको निकोल्स का साइन देखने को मिलता है। निकोल्स का साइन का मतलब होता है, आप जब इस पेशेंट के स्किन पर हल्का सा भी रब ऑफ करेंगे, यानी कि हल्की सी भी मालिश करेंगे, तो इसकी स्किन की जो अपर लेयर है, एपिडर्मिस है, वो आसानी से बाहर उखड़ जाएगी, निकल जाएगी। ये चीज़ निकोल्स का साइन कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर आप पेम्पिगस वल्गैरिस कंडीशन से सफरिंग पेशेंट की स्किन पर हल्का सा भी रब करते हैं, मसाज करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उसके स्किन की जो अपर लेयर है, एपिडर्मिस है, वो पूरी उधड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये चीज़ निकोल्स का साइन के रूप में जानी जाती है। होपफुली अब ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, इम्पॉर्टेंट है। इसे प्रीवियस नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा गया है, पेम्फिगस वेल्गैरिस कंडीशन को और निकोल्स स्काई साइन को। अब हम बात करते हैं टर्नर साइन के बारे में। टर्नर साइन जो है आपके एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है। पैंक्रिएटाइटिस, एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस कंडीशन के अंदर पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है, और इस पेशेंट के जब फ्लैंक एरियाज को आप देखेंगे तो वहाँ पर ब्लू या ग्रेइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। पेशेंट के कमर के दोनों हिस्सों पर नीले रंग का या ग्रे कलर का निशान दिखाई देना टर्नर साइन के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं चॉस्टिक साइन की। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन हो जाए,
और आप इस पेशेंट के फेशियल मसल्स पर, फेशियल नर्व के ऊपर टैपिंग करें तो फेस पर एक एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है। इसे ही हम चॉस्टिक साइन के रूप में जानते हैं। हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट में फेशियल नर्व पर टैप करने के बाद एबनॉर्मल स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ये चीज़ चॉस्टिक साइन के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसु साइन के बारे में। प्रोसेसु साइन भी किसी क्लाइंट में कैल्शियम की कमी होने पर डेवलप होने वाला साइन है। यानी कि अगर किसी क्लाइंट में कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी बॉडी में टिटैनी कंडीशन डेवलप होगी, यानी कि एबनॉर्मल स्पाज्म आएंगे। अब आपने हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट में अपर आर्म के अंदर बीपी कफ लगाया और उसे इन्फ्लेट कर दिया। जैसे ही आप बीपी कफ को इन्फ्लेट करेंगे, उसमें हवा भरेंगे, अचानक से क्लाइंट का जो हाथ का कलाई वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा और ये चीज़ प्रोसेसु साइन के रूप में जानी जाती है। सिंपल ये एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अगर किसी पेशेंट में कैल्शियम की कमी है और आपने इस पेशेंट के हाथ में बीपी कफ बांधकर बीपी लेने के लिए उसमें हवा भरी, यानी इन्फ्लेट किया कफ को, तो जैसे ही कफ में आप हवा भरने लगेंगे पेशेंट की कलाई अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। इसे आप कार्पल स्पाज्म कहेंगे और ये चीज़ प्रोसेसु साइन के होने को बताती है। नेक्स्ट, which of the following is the contraindication of gastric aspiration from nasogastric tube? इनमें से किस कंडीशन के होने पर आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की मदद से गैस्ट्रिक एस्पायरेशन नहीं कर सकते? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ईसोफेजियल वेरिसेस, सीवियर डिहाइड्रेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर कोई पर्सन सीवियरली डिहाइड्रेटेड है और आप उसमें गैस्ट्रिक एस्पायरेशन कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक एस्पायरेशन की वजह से आप उसकी बॉडी का काफ़ी सारा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ये सिचुएशन क्लाइंट के अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिहाइड्रेशन हो तो आपको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से एस्पायरेशन नहीं करना है। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट, Bleuler introduced the term schizophrenia in 1911. The four primary symptoms of this described by him did not include. यूगन ब्यूलर नाम के साइंटिस्ट ने 1911 में 1911 में सीजोफ्रेनिया शब्द का इस्तेमाल किया, सीजोफ्रेनिया टर्म दी। उन्होंने सीजोफ्रेनिया के चार इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स बताए थे, चार प्राइमरी सिम्टम्स बताए थे। उनमें से कौन सा इस ऑप्शंस में से नहीं है? ऑप्शन ए एबनॉर्मल अफेक्ट, ऑप्शन बी एबनॉर्मल एसोसिएशन, ऑप्शन सी ऑटिस्टिक बिहेवियर, ऑप्शन डी ऑटोमेटिज्म। यूगन ब्यूलर ने जो सीजोफ्रेनिया के चार इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स बताए थे उनमें से कौन सा यहाँ नहीं लिखा गया है? ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यूगन ब्यूलर ने बताया था एबनॉर्मल अफेक्ट, एबनॉर्मल एसोसिएशन, ऑटिस्टिक बिहेवियर और फोर्थ जो था उसका नाम था एम्बी वैलेंस। Ambivalence is a fourth primary symptom of schizophrenia condition. Next question is, after assessment and diagnostic evaluation, it has been determined that the client has Lyme disease stage 2nd. The nurse assessed the client for which manifestation that is most indicative of this stage. अगर किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को लाइम डिजीज़ हो जाए और वो स्टेज 2nd के अंदर है तो उसमें आपको इनमें से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए लिथार्जी, ऑप्शन बी हेडेक,
ऑप्शन सी इरिथमेटस रैश, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। लाइम डिजीज को हम कई बार BORRELIOSIS यानी बोरेलियोसिस के नाम से भी जानते हैं। लाइम डिजीज को हम कई बार बोरेलियोसिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो कॉज है, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, उसका नाम है बोरेलिया बर्गडोरफेरी। आप नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। बोरेलिया बोरेलिया बर्ग डोर फेरी। लाइम डिजीज को बोरेलियोसिस कहते हैं और इसका कॉज होता है बोरेलिया बर्गडोर फेरी। बोरेलिया बर्गडोर फेरी। बोरेलियोसिस डिजीज जो है ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक्स के काटने से होता है। यहाँ पर ब्लैक लेग्ड टिक्स जो होते हैं, इनके बाइट के कारण ये डेवलप होता है और इस डिजीज़ के होने पर फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेडेक हो गया, लेथार्जी हो गया, मसल पेन हो गया, स्टिफनेस हो गया, रैश हो गया। और ये मोस्टली सिम्टम्स जो हैं आपको इस डिजीज़ की शुरुआत में देखने को मिलते हैं, स्टेज 1 में देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्टेज 2 है, ये स्टेज 1 के 1 से 3 महीने बाद आती है। अगर आपने इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो स्टेज 2 डेवलप होगी और इस 2 के अंदर काफ़ी सारी फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे इस स्टेज के अंदर, स्टेज 2 के अंदर क्लाइंट को कार्डियक डिसरिथमियाज होने लगते हैं, डिस्पनिया होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं जिनमें बेल्स पैल्सी है या बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट का पैरालिसिस है। ये सब भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो होपफुली अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि लाइम डिजीज़ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका कॉज होता है बोरेलिया बर्गडोरफेरी। और इस डिज़ीज़ की शुरुआत में फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं और अगर आपने इस डिज़ीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये सिम्टम्स सीवियर हो जाएंगे और उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इन सभी बातों के बिहाफ पर अगर हम देखें तो स्टेज 2 के अंदर जो मोस्ट सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो होगा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, क्योंकि लेथार्जी यानी थकान, फैटीग और हेडेक और इरिथमेटस रैश, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये इस डिजीज़ की फर्स्ट स्टेज के अंदर देखने को मिलती हैं, जबकि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कंडीशन स्टेज 2 में देखने को मिलेगी जब ये डिजीज़ बहुत सीवियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a shortest acting local anesthetic agent? इनमें से सबसे कम ड्यूरेशन वाला शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लीडोकेन, ऑप्शन बी प्रोकेन, ऑप्शन सी ब्यूपीवैकिन, ऑप्शन डी एमिथोकेन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोकेन। प्रोकेन को कई बार नोवोकेन के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर दी गई सभी मेडिसिन्स में सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है और इसका इस्तेमाल उन सभी प्रोसीजर से पहले किया जाता है जिसमें थोड़े समय के लिए एनेस्थीसिया इफेक्ट लाना हो। यानी ऐसा कोई प्रोसीजर है जिसमें कम समय के लिए क्लाइंट को बेहोश करना है या सुन्न करना है, एनेस्थेटिक इफेक्ट लाना है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, which of the following drug is given to increase uterine contractions? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है? मेथार्जिन, ऑक्सीटोसिन, पैथिडीन, फेनार्गन। ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
Which is the preferred method for opening airway of unconscious patient who may have suffered with neck injury? आपके सामने एक ऐसा इंजर्ड पेशेंट है जिसमें नेक एरिया के अंदर भी इंजरी हो सकती है। ऐसे अनकॉन्शियस पेशेंट के एयरवे को ओपन करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन ए, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर। ऑप्शन बी, चिन लिफ्ट मैन्यूवर। ऑप्शन सी, जॉ थ्रस्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर। ऑप्शन डी, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है जिसे नेक एरिया के अंदर इंजरी हो सकती है या इंजरी है, तो आप कभी भी उसमें चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का इस्तेमाल करके एयरवे को ओपन नहीं करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज क्लाइंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। हमेशा नेक इंजरी वाले पेशेंट्स को हम जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करते हुए एयरवे ओपन करते हैं, क्योंकि इस मेथड से जब क्लाइंट के एयरवे को ओपन किया जाता है तो नेक एरिया के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, और इससे जो नेक एरिया की इंजरी है वो और ज़्यादा सीवियर होने के चांस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन इन द forearm region is on the pinky finger side? आपके फोरआर्म एरिया में कौन सी बोन पिंकी फिंगर की साइड होती है, यह आपको बताना है। रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिब्यूला। ये वाली जो बोन आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, इस बोन का नाम बताना है। ये आपकी जो लिटिल फिंगर है इसे आप पिंकी फिंगर कह सकते हैं, और आपके फोरआर्म मतलब हाथ के जो बीच वाला हिस्सा है जो एल्बो और रिस्ट जॉइंट के बीच में पाया जाता है, इस एरिया में लिटिल फिंगर की तरफ पाई जाने वाली बोन का नाम आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसे हम अल्ना बोन के नाम से जानते हैं, और हमारा जो बोन थंब की साइड होती है इस तरफ यहाँ पर जो बोन होती है इसे हम रेडियस बोन के नाम से जानते हैं। तो हाथ में हमारे फोरआर्म में दो मेजर बोन्स होती हैं, बड़ी बोन्स होती हैं, जिन्हें हम रेडियस और अल्ना के नाम से जानते हैं। थंब की साइड वाली रेडियस बोन होती है, और जो लिटिल फिंगर की साइड की होती है उसे अल्नर बोन के नाम से जाना जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।